बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जालिम इश्क नॉवल बाय है अलीज़ा अकमल का। हल्की हल्की हवा चल रही थी। एक लड़की खिड़की के पास खड़ी किसी से फ़ोन पर हंस हंस कर बातें करते हुए इस शाम की तरह ही हसीन लग रही थी। ये थी परीशा, जिसे सब प्यार से परी कहते थे, जो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मुजाहिद हुसैन के 2 बेटे और 1 बेटी थी। उनके बड़े बेटे अकबर की 2 बेटियां और 1 बेटा था। बड़ी बेटी नवाज शादीशुदा थी, जबकि छोटी बेटी महम की इसी महीने शादी थी। छोटे बेटे जाहिद की एक बेटी परीशे थी, फायजा, जो अकबर से छोटी और जाहिद से बड़ी थी। शोहर की वफात के बाद जाहिद के पोषण में रहती थी। उनका एक बेटा था साद, जो लंदन में रहता था और डॉक्टर था। परीशे की हालाजाद फजर, जो साजदा और और एहसन की इकलौती बेटी थी, वो बहुत ही शरारती थी और परी के साथ यूनी में पढ़ती थी। इस वक्त परी से फ़ोन पर बात करते हुए उसे बता रही थी कि जब फजर लेट यूनी पहुंची तो वो परी को उसके आसपास ढूंढने लगी। तभी वो किसी लड़के से टकरा गई जो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। ओह, आई एम सॉरी। वो लड़का परी को देखकर माजरत करने लगा। आपके पास आंखें नहीं हैं क्या, जो यूं अंधों की तरह चल रहे हैं? जिस पर इस लड़के के माथे पर बल पड़ते हैं। मैं सॉरी बोल तो रहा हूँ, लड़कियों को तो बस झगड़ने के लिए मौका चाहिए होता है। क्या? फजर तो हैरान रह कि तुमने मुझे झगड़ालू कहा। तो उस लड़के ने कंधे उचका दिए, जैसे कि कह रहा हो, बिल्कुल अच्छी तरह पता है मुझे तुम जैसे लड़कियों का जो लड़कियों से टकराने के बहाने ढूंढते हैं। बड़े आए मुझे झगड़ालू कहने वाले। फजर ने गोया हिसाब बराबर किया। अगर मुझ जैसे लड़कों से टकराने का शौक नहीं है आपको तो खुद देखकर चल लें, झगड़ालू लड़की। ये कहकर वो लड़का ये जा वो जा। फजर उसे जाता हुआ देखने लगी और गुस्से में पैर पटक कर आगे बढ़ गई। ये सुनकर परी हंसने लगी कि किसी ने फजर को झगड़ालू कहा और गुस्से में फोन बंद कर दिया। रात को जाहिद, आफ्ताब बेगम, फायजा बेगम और परी सॉरी डिनर कर रहे थे। जाहिद ने परी से पूछा, बेटा आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है? बहुत अच्छी। जाहिद ने कुछ सोचते हुए हंकारा उबड़ा। पढ़ाई के बाद क्या करने का रहता है? जाहिद ने फिर पूछा। अभी कुछ सोचा नहीं है मैंने, परी ने कुछ तौक़ुफ़ के बाद कहा। तभी डोरबेल बजी। नौकर ने दरवाजा खोला तो फजर अंदर दाखिल हुई, जिसे देखकर सब खुश हो गए। फजर सबको सलाम करके वहीं बैठ गई और बेतकल्लुफ़ होकर खाना खाने लगी। खाने के बाद परी फजर को अपने कमरे में ले गई तो फजर परी से कहने लगी, परी तुम्हें पता है आज मैंने मामा और हाला को क्या बातें करते सुना है? क्या? हाला कह रही थी कि अब परी अब बड़ी हो गई है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। क्या? किसे सुनकर परी हैरान रह जाती है। तुम मजाक कर रही हो ना, वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? परी ऐसा कहकर बाइट जाने लगती है तो फजर उसे रोक लेती है। अरे जज्बाती लड़की, रुको, कौन सा तुम्हारी बारात दरवाजे पर खड़ी है कि तुम्हें अभी ब्याह देंगे? जब वो तुमसे पूछेंगे तो तुम इनकार कर देना। परी फजर की बात से मुत्तफिक होकर पुरसुकून हो जाती है। अगले दिन परी और फजर यूनी जाती हैं तो सर फुरकान सबको बताते हैं कि अगले हफ्ते आप सबकी पार्टी है, जिसे सुनकर सब एक्साइटेड हो जाते हैं। लेक्चर के बाद परी और फजर ग्राउंड में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। यूनी में पार्टी में कितना मजा आएगा। परी में खुश होकर कहती है, मैं तो आज ही शॉपिंग पर जाऊंगी और तुम भी चलना मेरे साथ। ओके। अभी वो दोनों बातें कर रही होती हैं कि इन्हें अपने पीछे किसी की आवाज आती है। एक्सक्यूज मी मिस। फजर ने मुड़कर देखा तो ये वही लड़का था जिससे उसकी लड़ाई हुई थी और उसे देखते ही फजर के चेहरे पर नागवार तासरात उभरे। फजर नाम है मेरा, वट एवर। आपका फ़ोन कहाँ है? क्यों, आपका बैलेंस खत्म हो गया है क्या? वैसे देखने में तो काफ़ी वेल ऑफ लगते हैं। सुनकर इस लड़के के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। आपको बगैर सोचे समझे बोलने की आदत है क्या? जिस पर फजर की आंखें फैल गईं। बगैर सोचे समझे बोलने की आदत मुझे नहीं, आपको। और मैं क्यों आपको अपना फ़ोन दूँ? मुझे क्या पता आप कौन है, और अगर मेरा फ़ोन लेकर भाग गए तो मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं होगा कि मैंने आपको अपना फ़ोन दिया था। जिस पर वो लड़का अपनी गर्दन नफी में हिलाने लगा, जैसे कह रहा हो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, और फिर एक गहरी सांस भरकर कहने लगा, फोन तो मैं आपका सच में लेकर भाग सकता हूँ और आपके पास सच में कोई सबूत भी नहीं होगा, लेकिन अगर मुझे ऐसा ही करना ही होता तो मैं आपके पास ना आता। तो फजर ने उसकी बात बीच में काट दी और कहने लगी, ओह, तो आपने जेब काटने की ट्रेनिंग भी ले रखी है? जिस पर उस लड़के के माथे पर बल पड़े। मैं आपको कोई चोर नजर आता हूँ? जिस पर फजर ने कंधे उचकाए, जैसे कह रही हूँ ऐसा हो भी सकता है। इस दौरान परी दोनों की तरफ हैरानी से देखते हुए ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर माजरा क्या है। तो ठीक है, फिर आप समझे कि आपका फोन सच में चोरी हो गया है, क्योंकि जो फोन आप कैंटीन में छोड़ रही थी और मैं आपको देने आया था वो तब आपको मिलने से रहा, क्योंकि चोर चोरी की हुई चीज वापस थोड़ी करता है। आलियान फजर का फोन उसके सामने लहराता हुआ कहने लगा। फजर फौरन अपना फोन बैग में ढूंढने लगी और ना पाकर आलियान को इधर उधर तलाशने लगी, जो उसे कहीं नजर ना आया। जब आलियान फजर को कहीं नजर ना आया तो उसने परी से उसका फोन मांगा और अपने नंबर पर कॉल की। दूसरी तरफ से कोई फोन नहीं उठा रहा था। आखिर चौथी दफा फोन करने पर उठा लिया गया। हेलो मिस्टर आलियान, आलियान नाम है मेरा।
मुझे मेरा फ़ोन वापस करो। मोहतरमा किस फ़ोन की बात कर रही हैं आप? मैं इस फ़ोन की बात कर रही हूँ जिससे तुम इस वक्त बात कर रहे हो। फजर ने चबा चबा कर कहा। हाँ, लेकिन आपके ख्याल में तो ये फ़ोन चोरी हो गया और चोर चोरी की हुई चीज़ें कभी वापस थोड़ी करता है। फजर ने आखिर थक कर एक सरदा भरी, आलियान आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, प्लीज़ मुझे मेरा फ़ोन वापस कर दो। सुनते ही बेसाख्ता आलियान के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। अब मैं सोच सकता हूँ, एक काम करना, कल आप आकर यही अल्फाज दोबारा दोहराना, तब हो सकता है मेरा इरादा बदल जाए। ये सुनते ही फजर का खून खोल उठा। बदतमीज इंसान, अब मैं पूरा दिन फोन के बगैर कैसे रहूंगी। वापसी पर फजर का मूड बहुत खराब था। वो परी को 3 बजे तैयार रहने का कहकर चली गई। परी जब घर पहुंची तो उसे अपने माँ और फूफो वगैरह गैर मामूली तौर पर खुश नजर आई, लेकिन वो नज़रअंदाज करके तैयार होने चली गई और फजर के साथ शॉपिंग पर चली गई। अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। सड़क पर लाइन में एक जैसी 4 गाड़ियां खड़ी थी। ड्राइवर गाड़ी से उतरा, सामने खड़े गार्ड जिनके हाथों में गन थी उनमें से एक गार्ड से पूछा, ये रास्ता क्यों ब्लॉक है? तो उनमें से एक गार्ड ने बताया, शाह साहब की गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए वो दूसरी गाड़ी में बैठ रहे हैं। जब ड्राइवर ने आकर ये बात फजर और परी को बताई तो फजर ने झुंझला कर कहा, अगर इनके शाह साहब की गाड़ी खराब हुई है तो पूरी सड़क क्यों ब्लॉक की हुई है? ये कहते ही फजर गाड़ी से उतरी और नजर उन गार्ड को देकर आगे जाने लगी। आप आगे नहीं जा सकती, इनमें से एक गार्ड ने उसे रोका। क्यों नहीं जा सकती? तो उन गार्ड्स ने ड्राइवर की कही हुई बात दोहरा दी। तो फजर के गुस्से में मजीद इजाफा हुआ। तो ये आपके शाह साहब का मसला है, मेरा नहीं। हटाओ ये गाड़ियां, और ये शाह साहब क्या इतने मोटे हैं जो एक गाड़ी में पूरे नहीं आ रहे हैं? जो ये 4 गाड़ियां लाइन में लाकर खड़ी करती हैं, ये किसी के बाप की सड़क नहीं है। मैं भी तो देखूं ये शाह साहब हैं कौन? फजर आगे जाने ही वाली थी कि परी उसे खींच कर ले गई। क्या यार, क्यों लेकर आई हो मुझे अभी? और इसकी अकल ठिकाने लगाती, तुम सबके सब तमाशा लगा रही हो, तुम सबके सामने तमाशा लगा रही हो। हाँ, तो इस तरह सड़क ब्लॉक करके ये लोग तमाशा नहीं लगा रहे? तुम ये छोड़ो, गुस्सा क्यों कर रही हो? देखो हट रही हैं उनकी गाड़ियां। अब खुश परी ने फजर का गुस्सा ठंडा करने के लिए कहा। परी और फजर ने ढेर सारी शॉपिंग की, खाना खाया और फिर आइसक्रीम खाई, और इस तरह घर पहुंचते पहुंचते 7 बज गए। परी शॉपिंग बैग्स लेकर घर पहुंची तो सब लोग लाउंज में ही जमा थे। उसे आते देखकर आफता बेगम ने कहा, इतनी देर कर दी तुमने मामा, टाइम का पता ही नहीं चला। ये कहकर शॉपिंग बैग्स नौकर को दिए और सोफे की पोस्ट से सर टका कर आंखें मूंद ली। ये मोहतरमा कौन है? तभी किसी खूबसूरत मर्द की आवाज उसके कानों से टकराई। उसने आंखें खोल कर देखा तो एक लड़का नीले शर्ट पर जीन्स पहने, शहद रंग आंखों में चमक लिए उसी की तरफ देख रहा था। पहले तो वो किसी मर्द को घर में देखकर हैरान हुई और फिर ये सोचकर झुंझलाई कि इसी के घर में कोई इसके बारे में पूछ रहा है कि वो कौन है। हालांकि ये सवाल तो परी को करना चाहिए था। परी ना समझी से माँ और पप्पो की तरफ देखने लगी जैसे जानना चाह रही हो कि ये कौन है भाई। तभी फायजा बेगम इस लड़के को मुहातिब करके कहने लगी, ये परी है, आपदा की बेटी। तो वो लड़का परी को देखकर कहने लगा, ओह आई सी। लेकिन परी अभी ना समझी से उस लड़के की तरफ देख रही थी। तभी उस लड़के ने परी की मुश्किल आसान कर दी। आई एम साद अली खान, योर फर्स्ट कजन। ये नाम सुनकर परी को कुछ याद आया तो उसके होंठ लाशौरी तौर पर ओ की शक्ल इख्तियार कर गया। तुम फायजा पुप्पो के बेटे हो? जी बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैं अपनी मामा का ही बेटा हूँ। ये सब के सब मुस्कुरा दिए। परी को साद बूढ़ा नहीं तो अच्छा भी नहीं लगा था। पता नहीं क्यों उसके तारुफ के बाद से साद की आंखों में गुरूर सा नजर आया था, जैसे शायद किसी ऐसी बात का जिसे वो नहीं जानती थी। मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करने जा रही हूँ, ये कहकर परी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अगले दिन परी यूनी जाने के लिए तैयार हुई और आज भी वो हस्बे मामूल लेट थी, इसलिए जल्दी जल्दी दरवाजे की तरफ बढ़ी कि तभी आपदा बेगम ने उसे बताया कि ड्राइवर घर पर मौजूद नहीं है, किसी काम से गया हुआ है। क्या? तो फिर मैं यूनी कैसे जाऊंगी? परी ने रोनी सूरत बनाकर कहा। क्या किया जा सकता है बेटा, तुम छुट्टी का लो, गाड़ी तो खड़ी है, लेकिन तुम्हें छोड़कर कौन आएगा? तुम्हारे बाबा भी घर पर मौजूद नहीं है। लेकिन मामा आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैं छुट्टी कैसे कर सकती हूँ? तभी फायजा पुप्पो वहां आई और परी के फूले चेहरे को देखकर वजह दरियाफ्त की। तो आपदा बेगम ने इन्हें सारी बात बताई। ये तो कोई मसला ही नहीं, साद है ना, वो छोड़ आएगा, लेकिन वो तो अभी उठा है, उसे तो अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। आपदा बेगम ने परेशानी से कहा, कोई बात नहीं, वो आकर नाश्ता कर लेगा। क्यों साद, तुम छोड़ आओगे ना परी को? सामने से आते साद को देखकर फायजा बेगम ने उससे पूछा। नहीं, मैं फजर को कॉल करके बुला लेती हूँ। परी सर लेकर कुछ कहने से पहले बोली, उसे आने में देर हो जाएगी, साथ छोड़ देगा। फायजा बेगम ने फिर साथ की हिदायत पेश की। हाँ नो प्रॉब्लम, मैं छोड़ दूंगा, चलो। ये कहते हुए साथ बाहर निकल गया और परी भी उसके पीछे चल दी। गाड़ी को मेन रोड पर लाने के बाद साथ ने परी से रास्ता पूछा तो परी ने एक सड़क की तरफ इशारा करके कहा, यहाँ से चलो, ये शॉर्टकट है। ये रास्ता कदरे सुनसान था। अभी वो लोग कुछ दूर ही गए थे कि गाड़ी एक झटके से रुक गई। क्या? परी ने परेशान होकर पूछा, क्योंकि वो पहले ही लेट हो चुकी थी और अब गाड़ी खराब होना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। साथ गाड़ी से उतरा और कुछ देर बाद गाड़ी चीख कर
साथ गाड़ी से उतरा और कुछ देर बाद गाड़ी चेक कर मायूसी से लौट आया। गाड़ी खराब हो गई है और यहाँ से कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी, हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। ये कहकर वो गाड़ी से उतर गया और परी भी बुरे बुरे मुंह बनाती उसकी तकलीफ में गाड़ी से उतर गई। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो मैं यूनी कैसे पहुंचूंगी, इससे अच्छा तो मैं फजर के साथ चली जाती। ये कहते हुए तो फजर को फ़ोन करने लगी, वहाँ सिग्नल नहीं आ रहे थे। तुम मना नहीं कर सकते थे। हाँ हाँ, मुझे आज तुम्हारी वजह से यूनी से छुट्टी करनी पड़ेगी। मेरी वजह से? ये सुनकर साद हैरान रह गए। एक तो मैं तुम्हें छोड़ने आया हूँ और तुम मुझे ही ब्लेम कर रही हो। मैंने गाड़ी जानबूझकर खराब नहीं की। साद को भी अब गुस्सा आ गया, लेकिन तुम मना तो कर सकते थे ना। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ जाने का। ये कहकर साथ तेज तेज चलने लगा कि परी को उस साथ ले चलने के लिए तकरीबन उसको साथ लेकर चलने के लिए तकरीबन भागना पड़ रहा था। आहिस्ता चलो, मैं थक गई हूँ, परी ने हामते हुए कहा। साथ ने रुक कर उसे देखा। तो तुम मेरे साथ आना ही नहीं चाहती थी ना, तो मैं क्यों आहिस्ता चलूं? ये कहकर वो फिर से चलने लगा। नहीं है शौक मुझे भी तुम्हारे साथ आने का, मैं तो पप्पो के कहने पर आ गई थी। परी ने पीछे से हाँक लगाई। साथ ने फिर तक कर उसे देखा। हाँ तो अब तो मामा यहाँ नहीं है, अब तो तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं है। ये कहकर वो फिर से चलने लगा। जब काफी देर बाद उसे अपने पीछे किसी के ना होने का एहसास हुआ तो उसने मुड़ कर देखा। परी कहीं भी नहीं थी। परी उसने परेशानी से आवाज दी। फजर ने यूनी पहुंचकर परी को कॉल की, लेकिन परी का फोन नहीं लग रहा था। फजर लेक्चर लेने के बाद आलियान को ढूंढने लगी क्योंकि उसे अपना फोन वापस चाहिए था। अभी वो आलियान को ढूंढ ही रही थी कि उसे अपने पीछे किसी की आवाज सुनाई दी। कहीं आप मुझे तो नहीं ढूंढ रही? फजर ने मुड़ कर देखा तो आलियान हाथ बांधे खड़ा था। उसे देखते ही फजर को बहुत गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन जब्त कर गई क्योंकि उसे अपना फोन वापस चाहिए था। मेरा फोन वापस करो। फजर हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली। हाँ ऐसे नहीं, पहले हाथ जोड़कर माफी मांगो। मैंने कल तुम्हें सॉरी बोला था, अब मेरा फोन वापस कर दो। फजर बहुत जब्त से बोली। मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं, मुझे तो बस ये याद है कि कल आपने मुझे बहुत बातें सुनाई थी और चोट भी कहा था। अब जब तक आप मुझे सॉरी नहीं बोलती थी आपका फ़ोन तो आपको मिलने से रहा। देखो आलियान, चुपचाप मेरा फ़ोन वापस कर दो, वरना क्या? हाँ वरना मैं एडमिन ऑफिस में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। अच्छा क्या कहोगी? क्या किया है मैंने? वो बड़ी दिलचस्पी से उसकी धमकी सुन रहा था। मैं कहूँगी कि तुमने मेरा फ़ोन चोरी किया। ये सुनते ही आलियान का गुस्से से बुरा हाल हो गया। आ गई ना अपनी औकात पर। ये कहते ही आलिया ने पूरी शिद्दत से अपने हाथ में मौजूद फजर का फ़ोन दीवार पर मारा कि फ़ोन टूट कर चकनाचूर हो गया। फजर मुंह खोले अपने टूटे हुए फोन को देखने लगी और होश में आते ही बोली। ये क्या किया तुमने? मेरा इतना कीमती फोन तोड़ दिया। ये कहते फजर की आंखों में बेबसी से आंसू आ गए। एक मिनट के लिए तो आलियान उसकी आंखों में खोस आ गया, लेकिन फिर संभलते हुए बोला। मैंने वही किया जो तुम डिजर्व करती हो। ये सुनते ही फजर को गुस्सा आ गया। तुमने मेरा इतना महंगा फोन तोड़ दिया, कभी देखा भी है तुमने इतना एक्सपेंसिव फोन? आलियान कहीं से भी गरीब तो नहीं लगता था, बल्कि उसके कपड़ों से लेकर जूतों तक हर चीज बहुत महंगी लगती, लेकिन गुस्से में फजर के मुंह में जो आया वो बोल दिया। इतना महंगा फोन देखने का तो पता नहीं, लेकिन तोड़ने का शर्फ मुझे यकीनन हासिल है। ये कहते हुए एक दिल जलाने वाली मुस्कुराहट ने आलियान के चेहरे का अहाता किया, जिस पर फजर का खून खोल उठा। आलियान, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने पंगा किससे लिया। अब तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करती हूँ। जिस पर आलिया ने एक जानदार कहका लगा और नफी में सर हिलाता हुआ चला गया। फजर दिल ही दिल में आलियान से मुहाती हुई। आलियान, फजर से पंगा लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। यू हैव टू पे दिस फॉर दिस। ये कहते हुए फजर आलियान से बदला लेने के अज़्म के साथ चली गई। साद की बातों को सुनकर गुस्से में पड़ी साद की उल्टी तरफ भड़ गई और तेज तेज चलने की वजह से उसे पता ही नहीं लगा कि वो कहाँ आ गई। अभी वो इधर उधर देख कर जगह का अंदाजा लगाने की कोशिश कर ही रही थी कि कुछ लड़के अपनी बाइक पर आकर पड़ी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे। पड़ी ये देखकर भुखला कर आगे जाने लगी तो एक लड़का वहां खड़ा हो गया। फिर जब वो पीछे की तरफ बढ़ी तो वहां पर भी एक लड़का खड़ा था। आहिर पड़ी हिम्मत करके भागने लगी तो एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ, कोई है, प्लीज हेल्प मी। पड़ी रोते रोते चिल्लाने लगी। तभी किसी ने उस लड़के के मुंह पर मुक्का मारा तो वो लड़खड़ा कर पीछे गिरा। पड़ी फौरन संभल कर पीछे हटी। अब वो लड़का इन सब लड़कों की पिटाई कर रहा था। पड़ी की तरफ उसकी पीठ थी, लेकिन पड़ी पहचान गई थी कि वो साथ था, क्योंकि उसने ऐसी ही शर्ट पहनी हुई थी। इन लड़कों को अच्छी तरह पिटाई करने के बाद जब वो भागे तो साथ पड़ी की तरफ बढ़ा और उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ा। पड़ी को उसकी उंगलियां अपने बाजुओं में पेविस्त होती हुई महसूस हुई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या? तुम्हारे पास अकल नाम की चीज है या नहीं? मैंने क्या किया? आखिर पड़ी हिम्मत करके पूछा। क्या किया है तुमने? ये भी मैं तुम्हें बताऊं? हाँ तो तुम ही तो कह रहे थे कि ना मैं चली जाऊं, तो तुम ही चाहते थे ना, तो फिर अब क्यों आए हो? पड़ी गुस्से में चिल्लाई तो साथ ने खींच कर एक थप्पड़ पड़ी के मुंह पर मारा। पड़ी बेयकीनी से साथ की तरफ देखने लगी। मैं आ गया हूं ना, तभी तुम यहाँ सही सलामत खड़ी हो। इससे पहले साथ कुछ और बोलता पड़ी को फजर का फोन आने लगा। शायद यहाँ पर सिग्नल्स मौजूद है। पड़ी ने फजर को तफसील बाद में बताने का कहकर उसे लेने आने का कहा। साथ ने भी घर फोन कर लिया और दोनों इंतजार करने लगे। इस दौरान पड़ी ने एक बार भी साथ की तरफ नहीं देखा। उसके दिल में साथ के लिए शदीद नफरत पैदा होनी शुरू हो गई थी। पड़ी फजर के साथ उसके घर
और साथ अपने घर चला गया। फजर परी को लेकर अपने कमरे में चली गई और आते ही उससे पूछा, आप बताओ क्या बात है। तो परी ने उसे सारी तफसील बता दी, जिस पर फजर ने अफसोस से सर नफी में हिलाया। परी, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। आई कांट बिलीव दिस फजर, तुम्हें भी लगता है कि वो सही है और मैं गलत। परी, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही, लेकिन तुम्हें इस तरह जाना नहीं चाहिए था। फजर, उसने खुद मुझे जाने का कहा था और तो और उसने मुझे थप्पड़ भी मारा। तुम उसी की साइड ले रही हो। फजर प्लीज, पहले तुम मुझे मेरे घर भिजवा दो। परी खड़े होते हुए बोली। लेकिन परी, फजर ने उसे रोकना चाहा। प्लीज फजर, मैं इस वक्त कुछ सुनना नहीं चाहती और तुमने अगर मुझसे साद की वकालत के अलावा कोई बात करनी हो तो करना। अच्छा ठीक है ना, सॉरी पापा, तुम अपनी कज़न की वजह से मुझसे क्यों नाराज़ हो रही है। ये कहते हुए फजर परी के गले लग गई, जिस पर परी मुस्कुरा दी। हाँ लेकिन अब मैं चलती हूँ दाफी। तो फजर ने भी उसे कुरीदा नहीं, उसे छोड़ने के लिए बाइक की तरफ बढ़ गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी की वजह से उनकी दोस्ती खराब हो। फजर परी को बाहर छोड़कर आई तो उसे एक बार फिर आलियान की हुई हरकत याद है। वो परी की परेशानी में कुछ देर के लिए भूल गई थी। एक बार तो फिर गुस्से की लहर उसके अंदर सराहियत कर गई। तभी उसने एक बार फिर खुद से अहद किया कि वो आलियान को नहीं छोड़ेगी। तभी उसके दिमाग में एक शरारती आइडिया आया। अब उसे पार्टी का बेसब्री से इंतजार था। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि उसके फोन पर प्राइवेट नंबर से कॉल आने लगी। उसने कुछ सोचते हुए फोन उठाया। हेलो, कौन बात कर रहा है। वही जिसके ख्यालों में तुम गुम हो। फजर इधर उधर देखने लगी कि किसी ने उसकी सोच तो नहीं पढ़ ली। कौन, उसने परेशानी से कहा। तो दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने जोरदार कहका लगाया। अभी का तो पता नहीं, लेकिन बहुत जल्द ऐसा वक्त आएगा जब तुम सिर्फ मुझे ही सोचोगे। ये कहते हुए दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने फोन काट दिया। हेलो, फजर ने परेशानी से कहा, लेकिन दूसरी तरफ मौजूद शख्स फोन काट चुका था। पता नहीं कौन पागल है। फजर बड़बड़ाती हुई आगे बढ़ गई। परी घर आते ही अपने कमरे में चली गई और आते ही सो गई। शाम को जब उसकी आंख खुली तो उसे सख्त भूख का एहसास हुआ, क्योंकि उसे नाश्ता भी नहीं किया था। फ्रेश होने के बाद परी ने खाना खाया और अभी वो किचन से निकल ही रही थी कि जाहिद साहब की आवाज़ उसके समातों से टकराई। परी, बात सुनो। परी भी लाउंज की तरफ बढ़ गई, जहाँ जाहिद साहब, फायजा बेगम, आफता बेगम और साथ बैठे थे। साथ को देखते उसके अंदर नागवाड़ी की लहर सराहियत कर गई। जी बाबा। वो भी जाहिद साहब के सामने वाले सोफे पर टिक गई, जबकि साथ जाहिद साहब के साथ बैठा था कि वो आराम से उसे देख सकती थी। परी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ये तुमने आज क्या हरकत की है। जिस पर परी हैरान परेशान जाहिद साहब को देखने लगी। परी ने अपनी तरफ इशारा किया। परी, ऐसे जाहिर मत करो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। अगर गाड़ी खराब हो गई तो आप गाड़ी से क्यों उतरी। आपको अंदाजा भी है आपकी इस हरकत की वजह से साथ कितना परेशान हुआ है। बाबा, मैंने परी अभी कुछ कहने ही लगी थी कि आफता बेगम ने उसे बीच में टोक दिया। एक तो वो बच्चा तुम्हें छोड़ने गया और तुम उसी के साथ बदतमीजी करके आ गई है। क्या ये कोई तरीका होता है। इस बच्चे की हरकतें मालूम हो ना आपको तो पता चले। परी ये सोचते हुए साथ को घूरने लगी, जिसने बेनियाजी से कंधे उचका दिए। उसे मत घूरो, वो तो मुझे बता भी नहीं रहा था तुम्हारी इस हरकत के बारे में। वो तो मेरे इस्रार करने पर उसने बताया, क्योंकि ड्राइवर ने बताया कि गाड़ी कहीं और खड़ी थी, इसलिए तुम फजर के साथ गई। जाहिद साहब ने उसे टोका। बाबा, मेरी क्या बात सुनो। ये जानने के बाद कि गाड़ी खराब होने पर तुमने साथ से बदतमीजी करके वहां से चली गई। बाबा, ये झूठ बोल रहा है। बड़ी हद होती है। एक तो आपने गलती की और अब आप अपनी गलती मान भी नहीं रही। हद होती है। सॉरी बोलो साथ। अब क्या आबदा बेगम ने उसे लताड़ा। तो परी ने बेयकीनी से उनकी तरफ देखा। आबदा जाने तो बच्ची है। फायजा बेगम ने परी का तकरीबन रोने के करीब होता चेहरा देखकर उसकी हमायत की। क्या जाने दें, हद होती है बदतमीजी की। अब जो अपने कमरे में और आज के बाद ऐसी हरकत ना हो। आबदा बेगम ने उसे घूरते हुए कहा। तो वो उन पर एक पुरशिकवा नजर डालकर अपने कमरे की तरफ भाग गई। अब उसे साथ से और ज्यादा नफरत हो रही थी, क्योंकि आज उसकी वजह से साद साहब ने अपनी नाजों में पली लाडली बेटी को डांटा था। आई हेट यू साद, आई जस्ट हेट यू। बड़ी गुस्से में रोते हुए चीखती थी।